अपन कह रहे हैं कि क्या चीज है, कंटेंट क्या है? And come out with the core. ये उस चीज को समझने का मानवीय पुरुषार्थ है। क्या चीज को समझना है, समझने लायक चीज क्या है? जीवन के हर पासे को योग्य, एक मिनट, आप जो भी बोलेंगे माइक से बोलेंगे। योग्य और अयोग्य, जीवन के हर पहलू को योग्यता और ये अयोग्यता उसका रिजल्ट है। That is also result. भाई मैं कह रहा हूं ये डस्टर है, डस्टर को कैसे उपयोग करना है ये एक बात है, लेकिन डस्टर है पहले तो ये पकड़ में आए कि डस्टर के बारे में बात हो रही है। जब हम समझ कहते हैं तो क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं? कोई चीज तो होगी। हाँ, तो डस्टर के मैं कह रहा हूं कि समझ का कंटेंट क्या है, समझ के लिए चीज क्या है? It is empathy. It is capacity to understand. Capacity to understand is a built-in something within you. But what exactly the content of समझ is? What? क्या समझना है? Logical association within and among. हाँ, ये कुछ थोड़ा सा अपन 2 कदम और चल दिए। हाँ जी, ठीक है। मानव और प्रकृति के साथ हमारा कैसा तालमेल हो उसको समझना है। हाँ, वापस आ रहे। तो देखिए, अब तो हमारे सामने काफी क्लियर है ना? इससे ज्यादा और समझने के लिए कुछ और चीज हो सकती है? पूरी प्रकृति में 4 अवस्थाएं हैं, 5वीं है नहीं। जो भी कुछ बात करेंगे इसी के बारे में बात करेंगे, इससे ज्यादा और क्या बात करेंगे? कोई प्लैनेट्स ऐसे हैं जहां पे केवल मटेरियल है ना? प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम वगैरह ये सब चीजें नहीं है। कोई प्लैनेट होगा भी ऐसा जहां होगा हमको पता नहीं है। जब एक पे है तो 2 पे क्यों नहीं हो सकता है? तो कुल मिला के एक तो ये बहुत क्लियर हो गया कि 4 अवस्थाएं हैं, और जो हम 4 अवस्थाएं ही समझने का कंटेंट है या समझने की चीज है। ये मैं ठीक से कह पा रहा हूं? समझने का जो कंटेंट है वो ये 4 अवस्थाएं हैं। आपने तो पूछा समझ क्या चीज है, समझने का कंटेंट नहीं पूछा। इतना ही गवाह, कम से कम गवाह बहुत बैठे हैं अभी। बताओ भाई, मैंने कंटेंट बोला कि नहीं बोला? चीज बोला कि नहीं बोला? आप यहां नहीं थे। हाँ, मैं हाँ कैसा बोलेंगे? बोल के बताया ना? फिर से एक बार, जैसे जितने सारे प्रेजेंटेशन समझ को लेके आए, उन्होंने क्या कहा कि आदमी की लॉजिकल क्षमता है, सही गलत की पहचान है। ये आप वो कह रहे हैं जो उसका फलन है, जो उसका रिजल्ट आएगा। पहले ये तो तय हो जाए कि करना क्या है, क्या चीज के बारे समझने की बात कर रहे हैं। समझने का जो कंटेंट है वो ये 4 अवस्थाएं हैं। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं। बढ़िया, ये ठीक हो गया। इसमें भी क्या है? तो इसमें एक तो हमको ये समझ में आता है, जैसे पदार्थ को देखना शुरू करें तो हमको समझ में आता है कि पदार्थ में तात्विक रूप में एटम है, और हर एटम अकेला रहता नहीं है, वो मिलकर मॉलिक्यूल बना लेता है। मॉलिक्यूल उससे बड़ी स्ट्रक्चर बना लेता है। वो किसी रेस्पिरेशन प्रोसेस में, सांस लेने वाली सेल डेवलपमेंट में मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स, और इस तरह से पेड़ पौधे, पशु पक्षी, और एक धरती, और एक सौर मंडल, इस तरह से पूरा फैला हुआ संसार। तो एक चीज अपने को समझ में आती है कि बेसिकली होने को समझना है। क्या समझना है? वॉट एवर एग्जिस्ट, होने को समझना है। होने को समझना है। अभी इसके बारे में शॉर्ट में बात करूंगा। क्या है? 4 अवस्थाएं हैं, इतनी बात है। तो जो 4 अवस्थाएं हैं उसमें देखें तो हमको समझ में आता है
कि पदार्थ अवस्था है तो जितना मिट्टी उपजाऊ होगी उतना ही उसके ऊपर पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को के लिए पशु पक्षी, और इस तरह से आपस में एक व्यवस्था है ना। तो इसको हम कहें पूरा एग्जिस्टेंस कैसा है, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, एक एटम से लेकर और पूरे ब्रह्मांड तक, है ना। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, और वो व्यवस्था है, इसका प्रमाण क्या है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। एवरी यूनिट इज इन ऑर्डर and it has a defined role in the bigger order system, the natural system, है ना। इकाई means unit. Every unit is in order itself, is in order by itself and has a defined role in the bigger order. ये अपने को पूरे प्रकृति को देखते हैं तो समझ में आता है। आम का, थोड़ा गर्मी महसूस कर रहे हैं क्या? अच्छा, आम का एक निश्चित बिहेवियर है, लोहे का एक निश्चित बिहेवियर है ना। ये सारा अपने को समझ में आता है। एक तो बेसिकली जब हम कहें, तो जब हम होने की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि एक तो होने को समझना है और होने के बीच में जो परस्पर अंतर संबंध है उसको समझना है। होना स्वयं में व्यवस्था के रूप में है, अंतर संबंध व्यवस्था में भागीदारी के रूप में है। इंटर रिलेशन अमंग द यूनिट्स। होना कैसा है? इट इज इन ऑर्डर। और आपस में रिलेशन कैसा है? वी कॉल इट को एग्जिस्टेंस। वी कॉल इट द होल। तो हम कहते हैं कि अस्तित्व, अस्तित्व मीन्स एग्जिस्टेंस, होना, अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस। Existence is in the form of coexistence. Existence is in the form of coexistence. ऐसा है। बढ़िया, सिंपल। If it is in the form of coexistence, then why this conflict? हाँ, वही उस पे आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। जैसे आपने, सुरेश जी ने कहा कि वाई दिस कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कहां से शुरू होता है? मानव से। अब मानव में भी देखें कि मानव व्यवस्था में जीना चाहता है, व्यवस्था में जीना चाहता है, दुख, भय, समस्या से मुक्ति चाहता है। मानना नहीं है, एक एक सेंटेंस को आपको जांचना है, और जो भी कुछ कहा जा रहा है यूनिवर्सली कहा जा रहा है। यहां एक एक लाइन, एक एक शब्द जो भी कहा जाएगा वो यूनिवर्सल है, जांचना आपको है ना। कैसे जी पाता है? जिस चीज को मानव समझ पाता है, समझ पाता है। कैसा समझ पाता है? जैसा वो है समझ पाता है, तो उसका रिजल्ट जीना बनता है। अभी भी ऐसे ही है, चाहे कोई भी चीज है, हम ठीक से कोई चीज को हम नहीं समझ, चलिए लिख लीजिए। समझ पाता है, कैसा समझ पाता है? जैसा वो है ना। समझ पाता है तो जी पाता है। जैसे अभी हम कोई चीज को नहीं समझ पाते हैं तो क्या स्थिति बनती है?
कोई भी चीज को हम नहीं समझ पाते हैं, चाहे आदमी हो, चाहे मशीन हो, चाहे प्रकृति हो, हम कोई चीज को नहीं समझ पाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? उससे भी और कुछ ज्यादा अपसेट, फियर, है ना? उसके साथ में हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, है ना? डर, असुरक्षा, जो भी कुछ है, कुल मिला के हम जी नहीं पाते हैं। हमारे बीच में हार्मनी नहीं हो पाता है, हम जी नहीं पाते हैं। समझ पाते हैं तो जी पाते हैं, नहीं जी पाए इसका मतलब समझ नहीं पाए, है ना? तो क्या कहा जाए मानव के बारे? इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों? मानव और प्रकृति को जैसा वो है वैसा समझ नहीं पाया है। ये उसके जीने से सिद्ध होता है, प्रूफ होता है, प्रमाणित होता है ना? जैसा वो है वैसा नहीं समझ पाया है। समझना तो चाहता है, मानव समझना चाहता है, इसका प्रमाण अपने को कैसे मिलता है? कैसे मान लें? कोई ऐसा नहीं समझना चाहता है। सभी मानव समझना ही चाहता है, इसका पता अपने को कैसे चलता है? हाँ, मैं कहता हूं कि हो सकता है यहां बहुत अच्छे लोग चुन के आए हैं, है ना? तो अभी एक जनरल बात करें। जैसे ही एक बच्चा बोलना शुरू करता है, भाषा, है ना? जैसे ही एक बच्चा बोलना शुरू करता है, वो क्या करता है? जैसे ही एक बच्चा बोलना शुरू करता है, क्या शुरू कर देता है वो? क्वेश्चन, नॉन स्टॉप क्वेश्चंस। ये क्या है, वो क्या है ना? उसको डांटना पड़ता है, रोकना पड़ता है ना? क्योंकि क्वेश्चन सुन के इरिटेट होने लगता है, इतना क्वेश्चन पूछता है। क्या किसी ने उसको ट्रेनिंग दिया कि अब तुम क्वेश्चन पूछने के लायक हो गए, तुमको क्वेश्चन पूछना चाहिए? तो बच्चे समझना चाहते हैं कि नहीं समझना चाहते हैं? देखिए, दो चीज पे बच्चे का ध्यान पूरा है। सबसे पहले चूंकि वो पैदा होता है तो भोजन की आवश्यकता, तो हर चीज को उठा के मुंह की तरफ ले जाता है, ये समझ में आता है। जैसे ही बोलना शुरू करता है, तुरंत उसके बाद बहुत सारी क्वेरीज उसकी शुरू हो जाती हैं। तो समझने की डिमांड मानव के भीतर नेचुरल है ना? समझना मानव के लिए एक बहुत नेचुरल प्रक्रिया है ना? फिर बच्चे पढ़ने में मन क्यों नहीं लगाते? आप माइक पे बोलेंगे, आपको बहुत सम्मान दिया गया है। कितनी बार बोलना है? बोलो माइक में। यू आर नॉट टेलिंग अस दिस थिंग। हाँ, प्लीज थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के ढंग से बोल रहा हूँ। हाँ जी, जो भी आप उठाएंगे उनका माइक वहां से चालू हो जाता है, ऐसे ही है ना कंट्रोल? समझ शक्ति। हाँ, असल में वो पढ़ाई पे ध्यान इसलिए नहीं दे पाते हैं बच्चे, हाँ, समझने की तमाम जिज्ञासा के बावजूद, क्योंकि उनकी पढ़ाई का जो कंटेंट है, टेक्स्ट है। देखिए, समझना एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल कॉल है उनके लिए, लेकिन जो टेक्स्ट है, पढ़ाई का जो कंटेंट है, वो नेचुरल नहीं है, वो बहुत ज्यादा फॉर्मल हो गया है ना? हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, तो पढ़ना और पढ़ाना बहुत अस्वाभाविक क्रिया है। टीचर पढ़ा के बोर हो गया, बच्चों को पढ़ने में रुचि नहीं है ना? हमको इसलिए पढ़ाना है कि उससे हमारी फैमिली चलना है, या हम भी और क्या कर डालें, हमको लगता है, हमको कहीं ना कहीं लगता है कि ये कोई बढ़िया चीज है, इसलिए हम करते भी हैं। जो अच्छे लोग हैं उनकी बात कह रहा हूं। तो पढ़ना और पढ़ाना बहुत अस्वाभाविक क्रिया है, इसको रोक देना चाहिए। समझना और समझाना, समझना और जीना बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिस क्षण मुझको लगता है कि मुझको समझने के लिए कुछ पढ़ना है, फिर मेरे को कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जिस क्षण मुझको कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है,
और मुझको लगता है कि ये मेरी जरूरत है, ये मेरी जिंदगी है, फिर मैं रात और दिन फिर मेरे को पता नहीं चलता है ना। तो एक बार वो समझना जो कि मानव की मौलिकता है, जो कि उसकी एक नेचुरल डिमांड है, ना उसको पेरेंट्स समझ पाते हैं, ना उसको एजुकेशन सिस्टम समझ पाता है। वो कहता है मेरे को छोटा सा एग्जांपल अभी याद है अपने बच्चे का। मैं एक दिन शहद पी रहा था। बच्चों को खाने पीने की चीज में रुचि रहती है। बोले पापा ये शहद क्या है, ये क्या खा रहे हो? अब मैं क्या बताता, मैं उसकी जीभ पे चटा दिया। वो मेरे से अगला क्वेश्चन पूछता है ये कैसे बनता है। मेरे को पता नहीं था। उसके पूछने के बाद मेरा ध्यान गया, यार ऐसा मैंने कभी क्यों नहीं सोचा। मैं इसको रोज पीता हूं, यूज करता हूं, खरीद के लाता हूं। मैंने लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई है ना, बी कीपिंग के लिए, लेकिन मैंने कभी खुद ऐसा नहीं सोचा कि ये कैसे बनता है। मैंने मान लिया कि ये इसको मधुमक्खी बनाती है। मैंने उसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा दिया, मधुमक्खी बनाती है। अच्छा कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन कैसे बनाती है? तो ये जो मधुमक्खी, अब वो तो समझने के प्रोसेस में आ गया ना। अब यदि उसको पढ़ना हमने सीखा, अब यदि मैं कहूं कि ये इस बुक में लिखा है, वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? तो समझने के लिए पढ़ना कि पढ़ने के लिए पढ़ना? पढ़ने के लिए और रटने के लिए, डाटा इकट्ठा करने के लिए आदमी को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कंप्यूटर पर्याप्त है। सारा गीता, रामायण, भागवत अंग्रेजी, हिंदी और 25 भाषाओं में उसमें डाल दीजिए, सबकी व्याख्या वो कर देगा। उसके लिए आदमी को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। समझने की जरूरत आदमी को है, समझ के आधार पर जीने की जरूरत आदमी को है। अभी थोड़ी सी बात करें, समझने एक इंटरेस्टिंग काम है और जीना समझने से कम इंटरेस्टिंग है कि उससे और अधिक इंटरेस्टिंग है। और किसी तक पहुंचा पाना, किसी दूसरे को समझा पाना और इंटरेस्टिंग है ना। हाँ मुझको ये बहुत आसान लगता है ना। इस सेंस में आसान लगता है क्योंकि मुझको पता है कि आदमी समझना ही चाहता है। अभी हमारा रूटीन में समझने शब्द को इस्तेमाल करना और वास्तव में समझने शब्द के बीच में कितनी दूरी है? अभी समझने का क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं कि भाई मैं आपको आपके सामने प्रपोजल रख रहा हूं, प्रपोज कर रहा हूं, है ना। उसको जांचना, मानना या नहीं मानना आपका निर्णय है ना। समझ ऐसी है, ठीक। आपके सामने प्रपोजल रख रहा हूं। अभी जिसको हम रूटीन की भाषा में समझाना बोलते हैं वो क्या चीज है? कैसा समझाते हैं? हाँ कैसा देते हैं? कुछ बात बोली, समझ गए ना, उसको कुछ कंफ्यूजन लगता है, वो कहता है नहीं ऐसा तो, ये तो ऐसा नहीं। समझे कि नहीं? कितनी बार बोल रहा हूँ, समझते नहीं है ना। और नहीं तो बाहर निकल के समझा दूंगा। हम अपने पद के आधार पर, अपनी उम्र के आधार पर, है ना, अपने किसी और स्टेटस के आधार पर दूसरे से अपनी बात को मनवा लेने को हम समझाना बोलते हैं, है ना। समझना मेरा स्वत्व है। स्वत्व समझते हैं? स्व प्लस त्व, है ना। मेरी वो मौलिकता है, मेरी वो पूंजी है। आप मेरी पूंजी मुझसे छीन लेते हो। समझना मुझको है, ऑर्डर आपने पास कर दिया, है ना। तो मैं उसको जांच सकूं, जांच के उसके सहीपन को पा सकूं और फिर स्वीकारना एक नेचुरल बात है। तो ऐसा सारा कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं तो हमको समझ में आता है समझना मानव की मौलिक आवश्यकता है, पढ़ना पढ़ाना आदमी की मौलिक आवश्यकता नहीं है, है ना। इसलिए बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छी बात है, वो पहचानते हैं ठीक को, है ना। वाकई में मैं इस बात के लिए बहुत सीरियस हूं, सीरियस कंसर्न है मेरा। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से बहुत पीड़ित हूं, है ना, कि जिस तरह की मेरी दृष्टि में, अभी थोड़ा सा हो सकता है जल्दी बोल दे रहा हूं, आज पहला दिन है, शायद धरती पे एजुकेशन से ज्यादा बड़ा ब्लंडर या एजुकेशन से, वर्तमान शिक्षा से ज्यादा बड़ा शोषण आदमी का कुछ नहीं। 18 और 20 साल लेके हम उसके 2 रोटी कमाने का आत्मविश्वास भी उसके पास नहीं आता है। नौकरी लग गई तो हमको लगता है कुछ हो गया,
नहीं मिले तो रोड पे खड़ा रहे, देखिए उसके क्या हाथ में है। तो शायद मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ गलत है ना, लेकिन इसमें काफी गैप्स हैं, इन गैप्स को भरने की जरूरत है। अब यदि हम देखें तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, समझ का कंटेंट सबके लिए एक है या अलग अलग है? समझ का कंटेंट सबके लिए एक है। आपके Not ask कि सबके पास अलग है. It is only one and one. हाँ, क्योंकि अभी तक यही मानते आए कि समझ सबकी अलग अलग होती है, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, वो पुराने आपके रेफरेंस भी तो है ना, मेरा भी ऐसे ही था, है ना। तो हम सभी कहीं ना कहीं उसी धरातल पे खड़े हैं, उन्हीं चीजों को लेके। तो अब एक तो बात समझ में आ गई कि समझ का जो कंटेंट है वो हम सबके लिए एक है। जितने लोग इस धरती पे चले गए हैं उनके लिए भी यही 4 अवस्थाएं थी, हमारे लिए भी यही 4 अवस्थाएं हैं। जितने लोग और पैदा होने वाले हैं उनके लिए भी यही 4 अवस्थाएं हैं। यही समझने का कंटेंट है। एक बात और, ये चारों अवस्थाएं किसी हिंदू धर्म के हिसाब से काम करती हैं कि मुस्लिम धर्म के हिसाब से काम करती हैं? कोई धर्म को फॉलो नहीं करती हैं, ये प्रकृति धर्म को फॉलो करती हैं। नेचुरल लॉज हैं। एक परमाणु हिंदू है कि मुस्लिम है ना, झंझट नहीं है। एक परमाणु है, स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। एक नीम का पेड़ चाहे हिंदू के घर में है चाहे मुस्लिम के घर में है, उसका अपना एक निश्चित बिहेवियर है। एक लोहे को हिंदू बनाए कि मुस्लिम बनाए, उसका एक निश्चित बिहेवियर है। हर चीज अपने बिहेवियर के साथ है, ये हमारी स्वीकृति बनती है। इस आधार पे हम इस पे विश्वास कर पाते हैं, है ना। लोहे पे हमको बहुत विश्वास है। लोहे का मूड खराब हो जाए, आज संडे है आज नहीं उठाऊंगा, है ना। इधर अपने को विश्वास, देखिए आदमी का कब मूड खराब होगा और कब क्या करेगा ये बिल्कुल एक दूसरी बात। तो हमको समझ में आता है कि हम विश्वास कहां कर पाते हैं, हम विश्वास कहां कर पाते हैं, क्यों कर पाते हैं जड़ वस्तु पे? क्योंकि उनका बिहेवियर निश्चित है, उसका आचरण निश्चित है। तो जिसका आचरण निश्चित है हम उसके प्रति विश्वास कर पाते हैं। क्या हम खुद पे विश्वास कर पाते हैं? क्यों नहीं कर पाते? आचरण निश्चित नहीं है। कभी भी जितना विचार हमको उठता है, जितनी सारी इच्छाएं हमको उठती हैं, जिन लोगों के लिए उठती हैं, एक दिन जाके उनको बता दिया जाए मेरे को तुम्हारे बारे ये विचार आते हैं, मेरे को तुम्हारे बारे ये इच्छा होती है, कैसा रहेगा? तो मैं खुद पे विश्वास नहीं कर पाता हूं क्योंकि मुझको पता है कि मेरा आचरण निश्चित नहीं है, मेरे भीतर कितने तरह की उटपटांग चीजें हैं। इसलिए खुद पे विश्वास नहीं कर पाता हूं, तो जैसा मैं होता हूं वैसा ही दूसरों को देखता हूं। तो सब ऐसे ही हैं, आदमी के साथ जीना मुश्किल है। ये कहीं ना कहीं इस तरह की हमारी स्वीकृति बनी हुई है। तो अब क्या लगता है, समझ सबके लिए कोई एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? पक्का? फिर ये अलग अलग क्या था? देखने का नजरिया। कैसा? 4 अंधों ने हाथी देखा, है ना। आंख खोल के देखा हो तो पूरा हाथी जैसा है वैसा दिखा होता। तो हम दृष्टिकोण जब देखते हैं तो मेरी एक बात मेरे को और समझ में आई, ये अच्छे विचार जीने के काम नहीं आते हैं। ये मैं उस कॉन्टेक्स्ट में भी कहना चाहता हूं कि जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने चर्चा की थी कि बुरे नहीं हैं, इनको हम अच्छा लोग मान रहे थे अभी तक, और हम क्या बोलते हैं, अच्छे लोग तो पिसते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं कि नहीं? बॉम्बे में क्या बोलते हैं, अच्छे लोग पिसते हैं, एक्सप्लॉइट होते हैं। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। इसको क्या बोलते हैं, अच्छे लोग पिसते हैं। ऐसी एक मान्यता है, आप उधर कुछ है कि नहीं है? हाँ हाँ
गुड पीपल ऑलवेज सफर। करते हैं और उनके सद्गुणों का गैर फायदा उठाते हैं। हाँ, क्योंकि तो अब समझ में, अच्छा, यदि अच्छे आदमी का तेल निकाला जाएगा, है ना, अच्छे आदमी का शोषण होगा, है ना, क्या कोई अच्छा आदमी बनना चाहेगा? और क्यों बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और इसलिए सो कॉल्ड अच्छे लोगों की फिर संख्या को भी देखना पड़ेगा, है ना। तो अब ये समझ में आया कि वो अच्छा था नहीं, है ना। वो जो सफर करते हैं वो इसलिए सफर करते हैं कि बुरों में शामिल हो नहीं सके, अच्छे भी हम बन नहीं सके, इसलिए ये बेचारा चौराहे पे खड़ा है। इसकी ना पहचान इधर बनी, इधर आ जाता तो पहचान बनने का एक तरीका है, समाज में ऐसा भी जीने का एक तरीका है, हो सकता है कुछ। इधर हम पहुंचना चाहते हैं, कोई पहुंचने का रास्ता स्पष्ट नहीं है। तो बेसिकली अच्छा आदमी का मतलब है ना, जिसको कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके, वो किसी को एक्सप्लॉइट ना करता हो। ऐसी सारी प्रार्थनाओं में हम बोलते भी हैं, है ना, है ना। तो अब ये समझ में आता है कि जिसको अभी तक हम अच्छा आदमी बोल रहे थे, वो अच्छा होना चाहता है, अच्छा अभी है नहीं। अच्छा होने के बाद कोई दूसरा आपका शोषण कर ले, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आपको अपने काम में लगा ले, क्योंकि हमारे भीतर भी कोई ना कोई लालच रहता है, या हमारे भीतर ये स्पष्टता नहीं है कि मुझको करना क्या है। तो मैं कहीं ना कहीं शामिल तो होऊंगा, चुप तो बैठता नहीं है आदमी, कहीं ना कहीं शामिल होगा। और जिसमें शामिल होगा वो धरातल लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद का ही है। भ्रांति कैसे? भ्रांति मतलब, हाँ, ये डेफिनेशन को देख के बोले। हाँ, जैसे दर्शन में कहते हैं कि रस्सी में सांप का अध्यास करना, एक चीज में किसी दूसरी वस्तु को आरोपित करना जबकि वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है, हाँ, उसको भ्रम या भ्रांति कहते हैं। तो उसके लिए दूसरा है मृगजल। हाँ, वी कैन गिव दिस एग्जांपल, आई थिंक। हाँ, मृग मरीचि का भी वही चीज है। थोड़ा इसको कैटेगराइज करते हैं। और जो चीज जैसी है उसे अन्यथा मान लेना, जो चीज जैसी है उसे अन्यथा, समथिंग एल्स। अन्यथा की 3 कैटेगरी, जो जैसा है उससे अधिक मान लेना, जो जैसा है उससे कम मान लेना, जो जैसा है उसका कुछ का कुछ मान लेना। ओवर इवैल्यूएटिंग, अंडर इवैल्यूएटिंग एंड इवैल्यूएटिंग समथिंग एल्स, इसको बोलते हैं अधिमूल्यन। अवमूल्यन और अमूल्यन। अधिक वाला अधिमूल्यन, कम वाला अवमूल्यन, और कुछ का कुछ, रस्सी को सांप जो आप बोल रहे हैं, वो कुछ का कुछ मीन्स अमूल्यन। तो भ्रम कितने तरीके का हो गया? 3 तरीके का, है ना। एग्जाम्पल तीनों का एक एक। अधिमूल्यन का एग्जाम्पल, जैसे बाप बड़ा ना भैया, ये क्या चीज है? पैसे का अधिमूल्यन। वही आदमी 1 घंटे बाद बोलता है ये पैसा ही सारे झंझट की जड़ है। वही आदमी, सेम पर्सन, ये क्या हो गया? अवमूल्यन, है ना। हाथ का मैल दे भैया, उतारो, बहुत गरीबी। और बाकी तो ठीक है, रस्सी को सांप। हमने कहा किससे गलती हुई? हमने कहा तुम गधे हो। ये क्या हो गया? अवमूल्यन हुआ कि अवमूल्यन हुआ? कुछ का कुछ, वो स्पेसीज ही बदल दिया, ह्यूमन से गधा कर दिया, है ना, थोड़ा ज्यादा हो गया। और हमने कहा तुम तो राजा हो, है ना, तो ये भी पता नहीं क्या हो गया। ठीक, तो ऐसे ही, लेकिन इन तीनों का रिजल्ट क्या आने वाला है? जो चीज जैसी है
उसको वैसा ही जानने पहचानने की बजाय हम कुछ और मान लेते हैं, अधिमूल्यन अवमूल्यन या अमूल्यन करते हैं, इसके आधार पे हमारा जीना कैसा होगा? है ना, इसलिए है ना कठिन होगा, है ना, हार्मनी नहीं होगा, ना आदमी के साथ में हार्मनी होने वाला, ना बाकी चीज के साथ में, इसलिए इसको कहा डीपीटी, है ना। साइंस में टेक्निकल टर्म्स नहीं है, जिंदगी को समझते हैं तो काफी टेक्निकल टर्म्स आती हैं। हाँ, ये डीपीटी क्या है? डीपीटी जो है, दुख पाया टूरिस्ट, दुख पाया टूरिस्ट। हम सभी यात्री हैं, सुख की तलाश में निकले हुए यात्री, है ना। हम जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं पहचान पाते हैं, हार्मनी पूर्वक नहीं जी पाते हैं, तो दुख पाते हैं, परेशान होते हैं। उसको एक सम्मानजनक भाषा हमने दे दिया स्ट्रगल, और स्ट्रगल को जस्टिफाई कर दिया। स्ट्रगल मेरी या दूसरों की मूर्खताओं का परिणाम है। हाँ, क्या बात है, बात ऐसी है। प्रकृति में कोई स्ट्रगल नहीं है ना। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। सारा स्ट्रगल आदमी आदमी के बीच है। क्या बीच में है? मैं आपको नहीं समझता हूं, आप मेरे को नहीं समझते हो, इतना ही स्ट्रगल है ना। धीरे धीरे और इसको पकड़ेंगे आगे। ये एक बात आई, तो अब हमको ये समझ में आता है कि समझ सबके लिए एक है, चार अवस्थाओं को समझना ही समझ है। एग्जिस्टेंस अपने आप में को एग्जिस्टेंस है, हर इकाई अपने आप में व्यवस्था है, समग्र में भागीदार है। और नहीं समझ पाते हैं तो अधिमूल्यन अवमूल्यन अमूल्यन करते हैं और परिणाम में दुखी होते हैं। तो क्या रास्ता है? क्या रास्ता है? तो करके समझना काफी महंगा सौदा है। जैसे एक करके समझना, अच्छा मकान हो जाए तो जिंदगी बन जाए, एक मान्यता। इसको पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? हो सकता है 10 साल, 5 साल। 5 साल बाद समझ में आया ये तो वो नहीं था जो मेरे को चाहिए था। फिर सोचा, फिर और कोई मान्यता। इस तरह से एक एक मान्यता हमारी जिंदगी का 5 से 10 साल, 20 साल, 50 साल ले लेती है। जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है ये वो नहीं था जो मेरे को चाहिए था, या ये अभी पर्याप्त नहीं है ना। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल करके जिंदगी को जिया जाए, या एक सुनिश्चित मार्ग पे चल के जिंदगी को जिया जाए, तो समझकर जीना ही जिंदगी जीने का राजमार्ग है। और अपने सारे समय और पोटेंशियल को बचा के हम सुंदर तरीके से जी सकें, और मुझको वहां पहुंच के लगे हाँ मैं यहीं पहुंचना चाहता था, है ना, यही है, यही है, यही है, और उसको मल्टीप्लाई भी किया जा सके। क्योंकि जब तक कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं होती है, हमारे भीतर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि ये सही है। तो सही होगी तो सबकी जरूरत होगी, सबकी जरूरत होगी तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये ने कहा जी कर देखना। तो हम चीजों को जांचेंगे। जी कर देखने का मतलब है कार्य और व्यवहार। समझकर जीना ही आसान है, बाकी सब मुश्किल है। वो सारा मामला कंडीशनिंग का है। हाँ ठीक है ना, कौन बनाएगा? मंगल ग्रह से तो लोग आएंगे नहीं, अपने को ही आपको बनाना है, हम ही लोग मिलके बनाएंगे। हैं? कठिन नहीं है, और बड़ा चैलेंज है, और बड़ा मानवीय पुरुषार्थ सामने है। हाँ जी, तो अपन क्या बात कर रहे थे? कार्य और व्यवहार। व्यवहार का डेफिनेशन, व्यवहार किसको बोलेंगे? बिहेवियर। व्यवहार ये मीनिंग है कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन है? ट्रांसलेशन मीनिंग बताइए, क्या चीज का? एक दूसरों के प्रति भाव, भाव। क्या? वाणी, वर्तन और व्यवहार का भाव।
ये कैसा होता है? थोड़ा सा और। How I am behaving with the surrounding depends on me. ऑफ कोर्स। How is my character and temperament? Both. नहीं, Under the critical situation, what the is way the I behave- purpose of behavior? Why we behave? Association, Why association? understanding, Why understanding? survival. Why survival? Why survival? हाँ, Because we are the part of it. We are integrated. Man is a social animal, so while living in society, he has to interact with everybody else, और वो interaction ही व्यवहार कहला सकता है। हाँ जी, Changing pattern that is observed in the nature. कुछ नजदीक आए अपन। चलिए मैं लिखता हूं, आप जांचिए कि ऐसा ही है कि कुछ और। व्यवहार के बारे में एक लाइन कही जा रही है, मानव का मानव के साथ सुख की अपेक्षा में किया गया श्रम। जांचिए, सिर्फ सुख की अपेक्षा में? जांचिए ऐसा ही है कि नहीं है। अपने भीतर झांकिए। एक एक लाइन आपकी जिंदगी का एक्सप्लेनेशन है, इसलिए जांचने का काम गहराई से किया जाए। अगर भी किया जाए तो खुद के सुख के लिए इंसान करता है। यस, और इसीलिए वाक्य बिल्कुल सही है। यस, यस। मैं फिर एक बार, जो भी लिखा जाता है या कहा जा रहा है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सलिटी को आपको जांचना है कि यूनिवर्सल है कि नहीं है। हाँ, उसका सुख। कभी-कभी ऐसे हो सकता है कि हम ऐसा कुछ व्यवहार करें, हमको दुख हो, लेकिन समझो अपनी बेटी है या बेटा है जो भी है, तो उसका सुख लगता है। लगता है, हाँ जी। इनका एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? पर उसके सुख लेकर सुख में हमारा सुख है। तो सब कुछ मुख्य है यार, ये तो By senses, what I wanted to say is, by senses it will be such, mentally it might be a such. That's what I wanted. एक सूत्र है, लिख लीजिए। एक सूत्र है, लिख लीजिए। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है ना। गुरु मीन्स बड़ा, लघु मीन्स छोटा, और मूल्य मीन्स सुख, है ना। 20,000 की नौकरी में 2,000 वाला शामिल है, तो मुझको बड़ा सुख मिलता है, तो मैं छोटी, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, या कुछ पाने के लिए कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। behavior and the behavior motivated by external triggers. Where does that come in? थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे तो फिर वो अंदर की जितनी सारी क्रियाएं हैं जहां से चीजें मोटिवेटेड हो रही हैं उस पर अपन बात करेंगे, और फिर ये इंटरनल और एक्सटर्नल काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट और आपसे करूंगा कि जब हम बात करते रहते हैं तो कोई संदर्भ, ऐसा क्वेश्चन आपके मन में उठ सकता है जिसका संदर्भ अभी लगता है, पर उसका एक सीक्वेंस है आने का। तो एक काम जरूर करेंगे कि अपनी कॉपी के बैक साइड पे क्वेश्चन नोट कर डालेंगे, है ना। एट द एंड ऑफ द डे शिविर के, है ना, लगभग आपके बिना मेरे कहे आपके 90% क्वेश्चन आंसर हो जाने वाले हैं। आप नहीं भी पूछेंगे तो भी आंसर हो जाएंगे, पूछेंगे तो भी आंसर हो जाएंगे। जो 5-10% बचेंगे या और जिन पे बात होगी उनके प्रति आपको ये विश्वास हो जाएगा कि प्रैक्टिसेबल आंसर्स हैं और क्वेश्चंस के आंसर का मैकेनिज्म मेरे ही अंदर है, बस, है ना। तो थोड़ा सा, हाँ जी, ये क्लियर हो गया।
कार्य, वर्क। वर्क, देख क्या उधर कोई गैप तो नहीं है, नाश्ता वगैरह। हाँ जी, वर्क। हाँ जी, एक्टिविटी। बिहेवियर भी एक एक्टिविटी है। क्या प्रवृत्त रहना, क्या चीज के लिए? हमारे मन में जो इच्छाएं उठती है उसको हम सफल करने के लिए जो प्रवृत्त रहते हैं वो कार्य। इसमें आपका बिहेवियर भी इन्वॉल्व। इच्छा तो सुखी आदमी के साथ जीने की भी है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। अगर मैं किसी को व्यवहार है उसके साथ वो बुरा व्यवहार माना जाएगा और थप्पड़ मारने की क्रिया है वो मेरा कार्य है। हाँ हाँ, बात तो ठीक है, क्योंकि थप्पड़ मारना व्यवहार नहीं है, वो कार्य है। शेष प्रकृति अदर देन ह्यूमन बीइंग, मानव का शेष प्रकृति, या इसको बोलते हैं मनुष्येतर प्रकृति। मानव का शेष प्रकृति के साथ आवश्यक भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए किया गया श्रम। So behavior is towards happiness, work is towards getting the physical things. Mainly we are talking of production activities, materials. स्थिति है और ये गति है। क्या? ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, No, that कार्य एंड व्यवहार when के। giving explanation. नहीं, No, he has not yet covered. कार्य व्यवहार मानव का मानव के साथ, कार्य मानव का नॉन ह्यूमन के साथ, व्यवहार का सारा मतलब सुख पाने के लिए, कार्य का सारा मतलब फिजिकल थिंग्स, सुविधा पाने के लिए, सुविधा पाने के लिए। बढ़िया। अच्छा, बेल हो गए ना। चलिए, ठीक। तो काफी अभी जो चल रहा है ये क्या है? तो चाय पीना कार्य है। नमस्कार। हाँ, मूल्यन, अवमूल्यन और अमूल्यन क्या है वो भी समझ में है। काफी इजी। ब्रह्म। हाँ हाँ, ब्रह्म। बढ़िया। हाँ जी, और कोई पॉइंट? अधिकतर लोग पूरे नहीं है। जब हम समझ पाते हैं तब जीते हैं, और जीते हैं जब तब हम किसी को समझा पाते हैं। बढ़िया, ऐसे ही है। हाँ जी, गुड। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? समझ के जीना बुद्धिमानी है और करके समझना वृथा है, संभव नहीं है। हाँ, काफी एक मेहनत का काम है, हिट एंड ट्रायल है। हम सभी लोग बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, और मुझको ऐसा लगता है कि हिट एंड ट्रायल करते करते जिंदगी की शाम हो जाती है। गंभीर विषय है, और आप जो तरीके से हमसे इंटरेक्ट करते हैं एकदम फेमिलियर वे से, एटलीस्ट आज का दिन तो मालूम पड़ा नहीं कि शाम कहाँ पे डली। थैंक यू। हाँ, और मुझको ऐसा भी लगता है, मैंने जिस तरह की आपके ग्रुप की रिसेप्टिविटी है, ये एक बहुत
मैंने पर्सनली मेरे लिए, मैंने जिस तरह पहला दिन लगभग और दूसरा दिन हाफ, ये सेटल होने में लगता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपका फ्रॉम वेरी फर्स्ट मिनट वो फ्लो में चल रहा है। आपकी सोच रहे हूँ कि किधर गए, पर ही इज प्रेजेंट। नरसिम्हा जी, यू आर स्टिल हियर? समवॉट है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए और कॉन्क्रेटाइज करें, आदमी की जिंदगी की सारी उपलब्धियों का नटशेल कहें तो केवल एक शब्द, स्वयं के प्रति विश्वास, है ना। मैं बहुत पावर चाहता हूं, मैं बहुत पैसा चाहता हूं, मैं बहुत नाम चाहता हूं, मैं ज्ञान चाहता हूं, अल्टीमेटली सब कुछ ये है कि मेरे भीतर जो अधूरापन है, मेरे भीतर जो खालीपन है, या जो विश्वास की कमी है, या जो डर है, इनसिक्योरिटी है ना, मैं उससे मुक्त हो जाऊं। सारा मामला इतना है। मैं अपने अधिकार पे जीता हूं तो स्वयं के प्रति विश्वास को पाता हूं। अभी वर्तमान में हमारा जीना स्वयं के अधिकार पे नहीं है। एक तरफ या तो वो यंत्र के अधिकार पे है ना, साइंस ऐसा बोलता है, इंस्ट्रूमेंट ऐसा बोलता है, या वो किसी शास्त्र के आधार पे है, वेद ऐसा बोलता है, गीता ऐसा बोलती है, मैं भी कुछ बोलता हूं या मैं भी कुछ बोल सकता हूं, ऐसा स्पेस बहुत कम है ना। तो ये पूरा शिविर एक रियल एम्पावरमेंट है कि मैं समझने के लिए कुल 4 अवस्थाएं हैं। प्रकृति अपने आप में स्वयं में व्यवस्था, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदार है। समझने का अनलिमिटेड पोटेंशियल मेरे पास है और हर आदमी के भीतर वो इनहेरेंट कैपेबिलिटी है कि वो चीजों को समझ सके। जांचने की इनहेरेंट कैपेसिटी हर आदमी के भीतर है और उसके भीतर से आवाज आती है, हाँ ये तो ऐसे ही है, इट इज लाइक दिस ओनली, ये ऐसे ही है, वो पहचान पाता है। इस कैपेबिलिटी को हम इस्तेमाल कर सकें और अपने अधिकार पे जीने की जगह में आ सकें, ये इस पूरे प्रोसेस का नेट आउटकम है। तो हम लोग कह रहे थे कि हर चीज एक प्रपोजल है, हमको जानना है, उसके लिए जांचना है। जांचने के प्रोसेस में समझकर जीने की बात, ये कैसा हो गया? समझकर जीने का मॉडल। समझकर जब जीने की बात है तो जीने में हम कार्य करते हैं और व्यवहार करते हैं। कार्य सही है तो इसका क्रॉस चेक क्या होगा? कार्य सही है तो इसका क्रॉस चेक क्या होगा? सेटिस्फैक्शन देगा। कार्य जब था ही सुविधा के लिए तो कहां से सुख देगा, कहां से सेटिस्फैक्शन देगा? इसका मतलब कि वो बात ही गलत है। यदि कार्य सही है तो परिवार में समृद्धि, prosperity in family, prosperity in family and प्रकृति में संतुलन, balance in nature, it will result into 2 things, prosperity in family and balance in nature. इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इससे कम में भी क्या चलेगा? तो इससे ज्यादा और कुछ होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं, इतना चाहिए। यदि व्यवहार सही होगा तो उसका पहचान क्या होगा? आत्मशांति, सुख, है ना। और भी कुछ? सामने वाले, देखिए दोनों पक्षों को सुख। अभी भी हम अच्छा व्यवहार करते हैं और सामने वाले का रिस्पॉन्स नहीं है
तुमको लगता है कि यार क्या कमी रह गई, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? एवरीवन हैज सेम प्रॉब्लम, है ना? तो हम फिर उससे काउंसलिंग करते हैं, भाई क्या बात है, क्यों परेशान है, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे धरती पे कोई भी आदमी बिना पेमेंट के काम नहीं करता है। एक माँ एक बच्चे की सेवा क्यों करती है? उसको क्या पेमेंट मिलता है? है ना? बच्चे की मुस्कुराहट माँ के लिए पेमेंट है ना? जितना भी कुछ करती है, एक बार बच्चा मुस्कुरा दे, ओ काम पूरा हो गया। जैसे ही बच्चा और बड़ा होता है, अब क्या चीज पेमेंट है? वो आपकी बात मानता है। बात मानता है, इतने से अपन गदगद रहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हम जो सही को समझते हैं और हम जो इसके लिए कहते हैं वो इसको करता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उभय तृप्ति, म्यूचुअल फुलफिलमेंट, mutual fulfillment in behavior is our need. वो नहीं होता है तो हम परेशान होते हैं। बढ़िया। उभय तृप्ति, म्यूचुअल फुलफिलमेंट, ये दोनों हो गया तो अब किसी गीता से, पुराण से, कुरान से क्या पूछना पड़ेगा कि मैं सही हूं कि नहीं? पूछना पड़ेगा? या हमको स्वयं में पता चलता है कि हाँ ठीक है ना? हम स्वयं के अधिकार पे हाँ जी, यही समाधान है ना? और यही स्वयं के प्रति विश्वास है। मैं ऐसा जी पाता हूं हाँ जी, that objective for mutual fulfillment. Mutual fulfillment is the objective of behavior. And result is also that. At the end of it, vyavahar, just now you have mentioned, the end result is mutual. If it doesn't occur, then there is something wrong with your vyavahar. And how do we define result and objective? Actually, when we are talking of result, the result is in a very bigger sense, that all activity of human being is towards their completeness, and all these small parts, basically whatever we are behaving, it is expression of my understanding. What I have in my mind is, as long as you do with that objective, whether you do good or bad, doesn't matter. You got my point? Yes. My objective in doing it is to get that desired result. I may succeed, at times I may not succeed. एक चीज यहाँ पे उभय तृप्ति एंड कंटिन्यूटी ऑफ इट। उभय तृप्ति की निरंतरता, और जब भी निरंतरता कम होती है, कंटिन्यूटी ब्रेक होता है, वो अपने को स्वीकार नहीं है। तो अभी हमारी स्थिति ये नहीं है कि हमारे पास उभय तृप्ति नहीं है, बट कंटिन्यूटी नहीं है। एट टाइम्स वी आर वेरी हैप्पी, काफी ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, है ना? फिर उसको रीस्टेट किए, फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो कंटिन्यूटी को लेके हमारी परेशानी, वी वांट कंटिन्यूटी ऑफ इट। हाँ, कि सेल्फ विश्वास, ट्रस्ट is the key to self empowerment. Yeah. No?
ठीक, In yourself. in your behavior, in your work, and you know the result is about, no? The result will be like this only. Vishwas is there for bad people and good people both. And we'll talk about it. विश्वास is something. देखिए, चाहे हम विश्वास की बात करें, चाहे हम उभय तृप्ति की बात करें, we want continuity of it. तो विश्वास में भी कंटिन्यूटी बन जाए, जैसे मर्जी कर लो, तो बैड करके वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होता है. सो कंटिन्यूटी इज द की towards concretizing the meaning of these things. कुछ सिचुएशन में सही कार्य करने जाओ तो गलत व्यवहार के सिवा कोई मार्ग नहीं मिलेगा. तो मतलब do you feel that every situation has got both सही कार्य and सही व्यवहार, ऐसा solution मिलेगा ही in a given situation? देखिए, एक और बात समझ में आता है कि दो समझदार या दो समझदारी के प्रोसेस में लगे लोगों के बीच में ही उभय तृप्ति होता है. एक आदमी ना समझ है, ये चीज नहीं समझता है, उसके साथ हमको उभय तृप्ति मिल जाएगा जी के, ऐसा होने वाला नहीं है. यदि मैं उसकी मनमानी में भी शामिल होता हूं, जैसा वो चाहता है वैसा मैं करने लगता हूं, तो भी इट्स एंडलेस. कब तक, कितना, वो भी पॉसिबल नहीं है. तो समझदारी अभी हमको समझ में आ गया कि अब कोई किसी की सुनने वाला नहीं है. स्टूडेंट्स टीचर को नहीं सुनेंगे, माँ बाप बच्चे माँ बाप को नहीं सुनेंगे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को नहीं सुनेंगे, कोई किसी को नहीं सुनेगा. लेकिन एक चीज है जो हमारे बीच में कॉमन है. एक, हम सभी हार्मनी के साथ जीना चाहते हैं. समझ हम सबके लिए एक है, समझने की क्षमता हम सबके पास है, समझने की जगह में कंटेंट कॉमन है, और समझते हैं तो एक दूसरे के साथ हार्मनी के साथ जीना बन जाता है. तो अब जैसे हम बात करें नक्सलिज्म का, टेररिज्म का, अब वहां पे क्या करना पड़ेगा? तो अभी तो पहले जहां पे समझ का काम हो सकता है, समझ का काम मिनिमम उन स्थितियों में होगा जहां बात की जा सकती है, जहां हमारे बातचीत करने के प्रति विश्वास है कि हाँ कोई बैड इंटेंशन नहीं है, इसलिए हम बात कर पा रहे हैं. तो ऐसा लगता है कि अभी जहां से हम शुरू कर सकते हैं यहां से शुरू करें, और जहां अभी नहीं है वहां अपने को अपना डिफेंस सिस्टम रखना ही पड़ेगा. यदि समझदारी जितना फैलता जाएगा, भाई भाई के बीच में बंदूक रखने की नौबत आई जाती है. जिन भाइयों में प्यार है वहां बंदूक रखने की जरूरत नहीं है. तो जैसे जैसे समझ का विस्तार होते जाएगा वैसे वैसे उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो कहीं अपने को विरोध करना पड़ता है, इसका मतलब या तो अपने को वहां समाधान नहीं है, हम कुछ और चीज को समाधान मान रहे हैं. तो समाधान हमारे पास है कि नहीं है, प्रैक्टिसेबल है कि नहीं है, बाद में देखना है. पहले वो है कि नहीं है, एक बार उसको देख लेते हैं. और एक चीज छोटी सी, नरसिम्हम सर ने ऑब्जेक्टिव की बात की थी, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से कार्य और व्यवहार अगर सही है तो उसका नतीजा होता है समाधान, और इस समाधान की एक जरूरी शर्त है उभय तृप्ति. तो ऑब्जेक्टिव तो फिर अच्छा होना ही चाहिए. इफ इट इज बैड ऑब्जेक्टिव तो उभय तृप्ति की शर्त पूरी नहीं होगी, और इसीलिए इस डेफिनेशन में इनएविटेबली द ऑब्जेक्टिव हैज टू बी फेयर. नेचुरल. जैसे आपने अभी बताया कि भाई शुरुआत मान लो एक दूसरे को समझाने में और सही बात समझाने में, अगर हमको झुक के उनकी गलत बातों में आना पड़ता है तो ये पहले स्टेप पे उभय तृप्ति नहीं है. पर इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस. एक बार हम सक्सेस नहीं जाते हैं, देन सेकंड टाइम, देन थर्ड टाइम. आई एग्री कि भाई ये आखिर तो देयर इज अ एंड, पर ऑन द स्पॉट अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उभय तृप्ति शायद नहीं बोली जाती. एक बार समझने के प्रोसेस से हम गुजरते हैं, समझने का प्रोसेस अपने भीतर हम एस्टिमेट कर पाते हैं, तो दूसरों के साथ हम काफी उस जगह में आ जाते हैं. किसी एक चीज को समझने में हमको कितना टाइम लगा, तो अपने भीतर वो समझने के प्रोसेस जितना प्रोसेस चल पाता है, उतना ही दूसरे के साथ भी हम फेयर डील कर पाते हैं. ठीक है, धीरे धीरे अपन आगे और बात करेंगे, चलता रहेगा. तो ये एक बात हो गई कि स्वयं के प्रति विश्वास. तो हम जितनी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई तो मानना क्या चीज है और जानना क्या चीज है. जानने का मतलब है
मानना एक सेंस में कह रहे हैं कि भी बिना जाने मान लेना। बिना जाने मानना। बिना जाने जितना भी मानना है, या तो वो भयवश होता है, या वो लालचवश होता है, या वो आस्थावश होता है। तीन ही कारण से होता है, चौथा कारण नहीं है। लालच, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ, या फिर समझदारी से होता है। एक्सचेंज। हाँ ठीक, फिर तो कोई बात नहीं। म्यूचुअल फुलफिलमेंट। तो मानना, तो बिना जाने मानना और जानकर मानना। तो आप जो बात कर रहे हैं, जानकर मानना है ना। बिना जाने मानते हैं तो इसमें शंका है ना, विश्वास में कमी बना ही रहता है, चाहे ठीक है चाहे गलत है ना, क्योंकि हम किसी दूसरे के आधार पे जी रहे हैं। स्वयं के आधार पे जीना, तो हम कह रहे हैं कि स्वयं के विश्वास पूर्वक हम जी सकें, इसके लिए हमको चीजों को समझना है, जीना है। थोड़ी सी समृद्धि को लेके भी कंफ्यूजन है। समृद्धि, गरीबी, अमीरी, समृद्धि। समृद्धि किसको बोलते हैं? Distribution of assets all. कैसे डिसाइड होगा इक्वल? कैसे डिसाइड हुआ नहीं ना। वो लिमिट क्या होगी कि मेरे को लगे कि इक्वल हो गया। जैसे पूरा कम्युनिज्म इतना ही है ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या साधनों का सबका हक बराबर है। कहाँ सफल हुआ? क्योंकि मेरे को जो लगता है, हमको जो लगता है, जितना भी मिलने के बाद वो कम ही लगता है ना। तो इक्वल को पहचानने वाली कोई चीज है, वो मिसिंग है ना। सेटिस्फेक्शन की एक व्याख्या हाँ। समृद्धि है। फुल्ली सेटिस्फाइड कोई भी मैटर। किस क्या चीज के बारे कमी? रिगार्डिंग ऑल फिजिकल एसेट्स, साइकोलॉजिकल एंड ऑल दैट। अपन जब गरीबी या मेरी समृद्धि की बात कर रहे हैं और कार्य की बात कर रहे हैं, तो अपन फिजिकल चीजों की बात कर रहे हैं। हाँ, है ना। अपनी आवश्यकता को नियंत्रण में रखना और जो अपने पास आवश्यक जो चीजें हैं वही पूर्णतः मानना, वो समृद्धि। यहाँ हाँ जी, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, एक सेकंड। हाँ, हर आदमी की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, भौतिक आवश्यकताएं और भावनात्मक आवश्यकताएं, भौतिक जो कार्य और व्यवहार से पूर्ण होती हैं। तो आवश्यकताओं की डेफिनेशन, उसका मेजरिंग स्केल, डिग्री ऑफ कहाँ तक उसकी आवश्यकताओं की सीमा है, ये उसके इंडिविजुअल परसेप्शन पे डिपेंड करता है। और जब ये दोनों फुलफिल हो जाती हैं तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल खुद को समृद्ध महसूस करता है। मेरी आवश्यकताएं कितनी है और उतना मेरे पास है, उसका धन संपत्ति सुविधा जो भी है, तो उसको कहेंगे समृद्धि। Whatever I have, that I am satisfied with my. सोम जी, जो समृद्धि इज अ फीलिंग, हाँ, whereas अमीरी एंड गरीबी आर प्योरली फिजिकल रिलेशनशिप। हाँ। समृद्धि इज ए फीलिंग, साधन विहीन दुखी दरिद्र।
सर्वाइवल के लिए भी कम पड़ता है, तो हम कह रहे हैं कि साधन विहीन। साधन संपन्न दुखी दरिद्र अमीर। पड़ोसी को देख के हमेशा कम ही लगता है और पड़ोसी बदलते रहते हैं, है ना। तो किसी का गाड़ी और किसी का साड़ी परेशान किए ही रहता है? इतनी बातें बिना अनुभव से कम में थोड़ी आती हैं, है ना। समृद्धि, साधन संपन्न सुखी समृद्ध, या एक दूसरी भाषा में कहें अभाव का अभाव। आपका हिंदी का टेस्ट है ये। अभाव का अभाव समझ में आ गया तो हिंदी ठीक। अमीरी का मतलब है कि मेरे पास कितना भी मटेरियल रहता है, किसी दूसरे से मैं कंपेयर करता हूं तो मेरे को कम ही लगता है, और हमेशा मेरे पास एक मेंटल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और जितना जो मेरे से कम है उनको देखता हूं तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो मेरे से ज्यादा है उनको देखता हूं तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और एक कॉम्प्लेक्स बने ही रहते हैं। जितना होता है उतना और इनसिक्योर फील करता हूं, क्योंकि तुलना फिर उससे किसी बड़े से करता हूं। रिलेटिव है। Is it a societal definition? सापेक्षित आदमी ही फील करता है। अब आपको डेफिनेशन अब कहाँ, आप भाई इसमें कुल मिला के इसमें सोशल और उसकी बात नहीं है। मैं पर्सनली उस जगह में खड़ा हूं और पर्सनली मैं ऐसा फील करता हूं कि पड़ोसी के पास मेरे से ज्यादा है। मेरे दोस्त हैं जो लगभग साल का जितना, जिनका 50 लाख या करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है ना, और उसके बाद भी उनको लगता है कि मैं तो उसके सामने चींटी के समान हूं, क्योंकि वो अपनी तुलना, जैसे एक सामान्य बात हम लोग करते हैं, रायपुर, बिलासपुर, दिल्ली, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पर्सन सेल्फ, है ना। तो हमेशा not the society, that's what हाँ, पर्सन। No, if you're talking society, then you are comparing with the poor, not comparing with the others. This is about self. That's the difference. तो मटेरियल मेरे पास कितना भी सही है ना। अच्छा, वो मटेरियल ज्यादा है, इसको कौन देखता है? जिसके पास कम है उसको देख के लगता है कि मेरे पास ज्यादा है। तो कम ज्यादा को तय करने वाला कोई दूसरा ही है ना? अभाव का अभाव, दूसरा कहें आवश्यकता से अधिक होने का भाव, आवश्यकता से अधिक होने का भाव। भाव ही समझ। वही अभी भी कैसा है? 24 घंटे में मोबाइल कितना इस्तेमाल करते हैं? 1 या 2 घंटे। 24 घंटे वो तो बिल्कुल काम करने के लिए तैयार है। जितने कपड़े हमारे पास हैं उनमें से हम जितना इस्तेमाल करते हैं बाकी रखा ही रहता है। घर का सारा एरिया को देखें कितना इस्तेमाल होता है और 24 घंटे में कितना खाली रहता है। अपनी टोटल जो समझने का पोटेंशियल है उसमें से हमने कितना इस्तेमाल किया है, कितना अभी पड़ा ही है। तो ओवरऑल हम देखते हैं, है ना, कि सब कुछ पहले से ही ज्यादा है, पहले से ही पर्याप्त है। केवल हम समझ पाते हैं तो फीलिंग आने लगता है ना। और यदि कम है तो उसको कैसे पूरा किया जाए उसके लिए बात करेंगे, उसके लिए काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के तो यहाँ एक बात आती है ना, क्या बोलते हैं, जितनी चादर उतना पैर फैलाया जाए, कि जितना पैर है उतनी चादर लाया जाए।
है तो जितनी चादर उतना पैर, पर अब के जमाने में जितने पैर उतनी चादर का। वैसी चादर लाना चाहिए, जितने पैर है वैसी चादर लाना चाहिए, है ना? तभी समृद्धि का भाव आए। आदमी होके भी पैर सिकोड़ना पड़ा, क्या मतलब आदमी होने का? हाथी पैर नहीं सिकोड़ता है, वो ठसके से जीता है ना? तो जितना चादर है उतना पैर फैलाना, ये आदमी की क्षमताओं का अंडर इवैल्यूएशन है। ये प्रकृति का अपमान है या प्रकृति को ठीक से ना समझना है। तो जितना पैर है, पैर को ठीक से पहचाना जाए और दबा के चादर कम से कम थोड़ी सी मोड़ने के लिए भी चाहिए, है ना? तो ऊपर भी कुछ मोड़ने के लिए चाहिए, नीचे भी कुछ मोड़ने के लिए चाहिए, आजू बाजू भी इतनी फैली रहे तो करवट लेने से, हाँ, करवट लेने से नो नहीं हो जाए, इतना चादर चाहिए। लेकिन सर ठंडी लगे तो और एक चाहिए। हाँ। नहीं, उसकी बजाय नहीं, हाँ, There is no end to our आज अभी पहला दिन है ना, घर में गेस्ट आएगा, एक चादर उसके लिए भी चाहिए। Some you have agreed. इतना तो चाहिए। अब गेस्ट आ गया, मैं ओढ़ूं कि तुम ओढ़ोगे, ऐसा नहीं होगा। पर फिर मैं आपके साथ यहाँ पे सहमत हूँ, ये बात सिर्फ हंसने की हुई, स्वीकार भी लिया, पर चादर कितनी रखनी और कितनी नहीं रखनी, वो भी जो हम पहला सेशन में पढ़ गए, समझदारी है। वही, उसके आगे बात करेंगे, है ना? अल्पसंतुष्टि कैटेगरी के लोग कहाँ हैं? देखो, हम लोग गाना में थोड़ा सा, हम लोग ऐसा बहुत सारा गाना गाए। देखो, कहीं ना कहीं भारतीय मानसिकता में और हमारी चर्चाओं में हमारा बेस्ट टैलेंट कहीं ना कहीं आत्मा की खोज, परमात्मा की खोज की तरफ गया। और जिन्होंने इस क्षेत्र में कुछ पाया, उनको हमने बहुत सम्मान भी दिया है। इसलिए बोलने की जगह में जब हम चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो बस आदमी को संतुष्ट रहना चाहिए, थोड़े में ही खुश हो जाना चाहिए, वगैरह वगैरह, और भीतर से चाहिए सारा, है ना? ये हमारा कन्फ्लिक्ट है। तो ऐसा हमने पहले किया था, कहा कि हमारी आस्था आध्यात्मवाद में है, क्योंकि हम वो बोलते हैं जिसको बोलने से सम्मान मिलता हो, बोलने में अच्छा लगता हो। हम जीते वो हैं जहां हमारा संस्कार, जहां हमारा जीने का स्तर है, जहां हमारा संस्कार है, माने हमारी समझ का जो स्तर है या हमारी मान्यताओं का स्तर है। तो आस्थाएं हमारी आध्यात्मवाद में है, हमारी जीने की विवशता भौतिकवाद में है। ये कन्फ्लिक्ट हमारे पास बना हुआ है। कमाने की बात आती है, नहीं कहाँ जरूरत है, तो इतना पर्याप्त है। तो एक बार अपनी आवश्यकताओं को ठीक से